तो आज हमें देखना है पीआर का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो पीआर का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? SPRO। सारे कॉन्फ़िगरेशंस एक ही ट्रांजैक्शन SPRO क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। अभी ये पीआर के ट्रांजैक्शन के लिए जाना है मटेरियल्स मैनेजमेंट में। यहाँ पे जाने के बाद में परचेसिंग, ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल है। मटेरियल्स मैनेजमेंट हमारा मॉड्यूल है इसलिए मटेरियल्स मैनेजमेंट। फिर पीआर परचेसिंग का पार्ट है इसलिए परचेसिंग। उसके बाद में परचेस रिक्विजिशन ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, परचेस रिक्विजिशन, और ये उसके कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें अभी क्या क्या देखना है कॉन्फ़िगरेशंस में? तो डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। ओके, अभी डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप में क्या होता है कि ओके, तो ये जो है ना, इसको डॉक्यूमेंट टाइप के बोलते हैं हम लोग। तो वी वांट टू कॉन्फ़िगर दिस। अभी इसका इम्पैक्ट क्या है? एक तो एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप एक अलग नंबर रेंज हो सकता है। दूसरा, एक डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से कौन से फील्ड्स मैंडेटरी कौन से फील्ड्स ऑप्शनल है, ये भी डिसाइड किया जा सकता है, मतलब ये कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अभी एक रेफरेंस के लिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है, तो केडीएस डॉक्यूमेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है परचेस रिक्विजिशन 12 नंबर पेज पे। ओके, तो परचेस रिक्विजिशन में क्या है? तो परचेस रिक्विजिशन में यहाँ पे क्या है? तो डॉक्यूमेंट टाइप्स है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप। अभी कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि प्लांट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए। तो ये जो है टू आर पी आर मतलब ZRPR, ये एक प्लांट X2 प्लांट के लिए। ओके, X2 रेगुलर PR, X2 प्लांट समझ लो। तो ये RSB, ZRSB, X2 सब कॉन्ट्रैक्टिंग PR। तो ऐसे अलग अलग PR, MRP PR, एसेट PR, बजट PR, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स बन सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप्स मतलब कहाँ पे? यहाँ पे ये सिलेक्शन में ये अलग अलग आएंगे आपके, ये वाले सारे, और ये भी आएंगे, क्योंकि अभी इनका ये कहना है कि 1200 प्लांट, तो X2 की जगह पे ये जो डिस्क्रिप्शन है, X 1200 का डिस्क्रिप्शन है X2, तो X2 रेगुलर PR, और 1300 का डिस्क्रिप्शन है X3, तो X3 रेगुलर PR। तो अलग अलग PR अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप बना सकते हैं, और उसके हिसाब से नंबर रेंज। अभी ZRPR के लिए 1101 से यहाँ तक, ZRSB सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीआर के लिए 1200 से 12999 तक। फिर उसके बाद है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद है सर्विस पीआर, तो उसका 1400 से 1499 तक। 1400 मतलब ये समझ लो इतना नंबर है। फिर MRP पीआर, स्टॉक ट्रांसफर पीआर, तो अलग अलग पीआर के लिए अलग अलग नंबर रेंज है। इनके पीआर अलग, इनकी नंबर रेंज अलग है, इस प्लांट के लिए, इस प्लांट के लिए अलग सीरीज है। तो ये कौन डिसाइड करता है? कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे हम सजेस्ट करते हैं और कस्टमर फाइनलाइज करता है कि हाँ हमें ऐसे चाहिए करके। ओके, अभी जब ये सब हो रहा है तब अभी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अभी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विस, MRP, तो रेगुलर, ये अलग अलग टाइप ऑफ PR है। ओके, तो वो कैसे डिफाइन होता है वो भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे अगर जाओगे आप, और ये जो आई दिख रहा है इसको आइटम कैटेगरी बोलते हैं हम लोग, इस पे अगर क्लिक करोगे तो इस पे आपको दिखेगा ये अलग अलग टाइप के PRs बन सकते हैं। तो इसमें से हमें क्या देखना है? तो एक है कंसाइनमेंट पीआर देखना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीआर है, सर्विस पीआर है, स्टॉक ट्रांसफर पीआर है। तो ये अलग अलग पीआर है। ओके, तो कंसाइनमेंट को के से डिफाइन, आइटम कैटेगरी के से डिफाइन होता है। अगर आपको सर्विस का पीआर बनाना है तो आपको पीआर बनाते वक्त आपको ये डी सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ओके, अभी इसके बाद में आप बाकी एंट्री करोगे और आपका सर्विस का पीआर बनेगा। तो सर्विस का जो अलग ट्रीटमेंट है एसएपी में, तो क्या ट्रीटमेंट है वो प्रोसेस के टाइम पे देखेंगे, लेकिन जो जो भी कुछ अलग ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के लिए डी सिलेक्शन करना मैंडेटरी। वंस यू सिलेक्ट डी तो ट्रीटमेंट अलग हो जाता है फर्दर परचेस रिक्विजिशन के बाद में। इवन परचेस रिक्विजिशन में कुछ चीजें बदल जाती है। ओके, तो ये है प्रोसेस डिफाइन करने वाला। ओके, तो इस हिसाब से क्या कस्टमर करता है कि अगर डी है तो यहाँ पे सर्विस का डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करो और यहाँ पे डी डालो। ओके, अभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है डॉक्यूमेंट टाइप फॉर परचेस रिक्विजिशन। अभी यहाँ पे आगे कंपाइलिंग में फर्स्ट टाइम हो रहा है सिस्टम रिबूट के बाद में। हाँ, तो अभी ये देखो, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप्स है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स यहाँ पर है। ओके, तो अभी ये कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त पहले तो आपका केडीएस रेडी होना चाहिए, जो कि ये है। तो केडीएस के सिवा हम कॉन्फ़िगरेशन तक मूव ही नहीं करते। तो अभी ये होने के बाद में अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे अभी मुझे एक ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा जेड, सर्विस का मुझे बनाना है, तो जेड पी आर एस। ओके, अभी जेड आर एस आर बनाता हूँ, जेड आर एस आर। तो जेड है मतलब हमने बनाया, आर मतलब रिक्विजिशन है, और किस तरीके का है तो सर्विस का है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विस पी आर। ठीक है, अभी मैं जस्ट एंटर करता हूँ एक बार। ओके, थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। अभी ये देखो, ये क्या है, आइटम नंबर इंटरवल। ओके, नंबर ऑफ इंटरवल मतलब क्या, यहाँ पे 10 रखते हैं यूजुअली हम। उसका रीजन ये है, आप जब यहाँ पे एक आइटम डालते हो, समझो आपने एक मटेरियल यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो एक मटेरियल लेता हूँ, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। ये मटेरियल मैंने लिया, अभी सेम मटेरियल में मतलब अलग भी ले सकते हैं। तो अभी सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे 10 लाया और 20 लाया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि दो इंटरवल्स में कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो 10 का। अभी 0 से फर्स्ट अगर इंटरवल देखोगे तो 0 से 10 का डिफरेंस आ गया 10, 10 से 20 का डिफरेंस मतलब 10 से 10, 10 में 10 ऐड करो 20 आ जाएगा। तो दो नंबर्स में उतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर इसका कुछ डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे F1 कर दो, F1 कर दोगे तो इसका डिटेल्स बताता है, डिटरमाइंस द साइज ऑफ द स्टेप बिटवीन द डिफॉल्ट आइटम नंबर। ओके, तो ये है कि उसके बाद में ये है नंबर रेंज, तो ये नंबर रेंज इंटरवल है। ओके, और ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, तो ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरा है ये फील्ड फील्ड सिलेक्शन। तो फील्ड सिलेक्शन में क्या होता है, ये वाला एनबीबी करके एक एसएपी का स्टैंडर्ड फील्ड सिलेक्शन है। इस तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेता हूँ, इसका भी हमें डिस्कस करना है। और फिर ठीक है, ये इतना ही है। ओके, और इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो हाँ, एक चीज और है इसमें, ये आइटम कैटेगरी। तो अब मैं जब आइटम कैटेगरी में आता हूँ तो यहाँ पे देखो जेड आर एस आर सर्विस पी आर दिख रहा है। अभी आइटम कैटेगरी मतलब क्या, ये वाला, यहाँ पे जो हमने लिया था ना, ये वाला। तो अब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे कि आइटम कैटेगरी इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए कौन सा चल सकता है। तो मैं उसको सर्विस लेता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी मैं अगर बिना आइटम कैटेगरी डाले हुए अगर मैं इसका पीआर बनाने जाता हूँ बिना डी डाले, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अभी इसको मैं बैक करता हूँ,
यहां तक सेव हो गया हमारा। इसको मैं अभी हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरनल नंबर रेंज और ये एक्सटर्नल नंबर रेंज, ये दो चीजें। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर रेंजेस क्या होते हैं वो बताता हूं मैं। अभी इसमें क्या होता है कि इंटरनल नंबर रेंज मतलब जो हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया है, ओके, ये वाला। तो इसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ पे होता है फ्रॉम और यहाँ पे होता है टू। अभी एक्सटर्नल के लिए भी सेम होगा, फ्रॉम एंड टू। तो अभी फ्रॉम में मैं क्या डालूंगा, समझो मेरा नंबर रेंज चालू होता है यहाँ से। 10 डिजिट का नंबर रेंज में मैक्सिमम रख सकता हूँ और यूजुअली 10 डिजिट ही रखते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, वो बताता हूँ मैं। 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 और 10। अभी हमारा पीओ स्टार्ट होगा ये नंबर से और इसका एंड आप चाहो तो 99 पीओ सिर्फ बना सकते हो, पीआर बना सकते हो। इतने पीआर बनेंगे, बाद में एरर आएगा क्योंकि ये 1 से 99 मतलब 99 पीआर। तो मैं क्या करूंगा इसमें, 1, 2, 3 इतने पीआर बना सकते हैं, ऐसे में डालता हूँ। ओके, अभी सिस्टम को ये इंटरनल नंबर रेंज दे दिया मैंने। अभी मैं एक्सटर्नल नंबर रेंज देता हूँ, डिफरेंस बताऊंगा मैं। एक्सटर्नल नंबर रेंज में मैं क्या करता हूँ, 91000001 करता हूँ और 9 इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल के इसका जो ये है, ओके। अब सिस्टम क्या करेगा, ये नंबर्स आप जितने रखोगे उतना उतने पीआर बनेंगे। अभी सिस्टम क्या करेगा, जब मैं पीआर बनाने जाऊंगा यहाँ पे, अभी मैं पीआर बना रहा हूँ, ये सब डेटा फिलअप कर दिया और मैं पीआर बना रहा हूँ, तो ये मैंने ब्लैंक रखा है। तो सिस्टम ये जो है इसका नंबर उठाएगा, तो फर्स्ट पीआर बनाएगा ये वाला। मैं जब सेव करूंगा इसको, तब अभी मैं फिर से एक बार अगर कुछ डिटेल्स डाल के पीआर बनाता हूँ तो सिस्टम ये पीआर बनाएगा, कौन सा, 2। फिर सिस्टम उसके बाद में मैं कुछ पीआर बनाऊंगा तो ये पीआर ऐसे, ओके। और इसका असाइनमेंट है ZR SR से। तो जो भी सर्विस पीओ बनेंगे उसका ऐसा सीरीज में बनते जाएगा। अब ये भी ZR SR को ही डिफाइंड है, ZR SR को। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम आप जब सेव करने जाओगे, ये एक्सटर्नल है, ओके। तो इंटरनल मतलब जो हमने सीरीज दी है उसको फॉलो करते हुए वो इंटरनली अगला अगला नंबर लेते जाएगा। लेकिन अभी एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में सिस्टम क्या करेगा, तो सिस्टम ये नंबर बनाएगा नहीं। सिस्टम यहाँ पे पूछेगा, एरर देगा। अगर ये ब्लैंक है तो सिस्टम एरर देगा। तो हमें क्या करना है, ये नंबर से ये नंबर तक इसके बीच में कौन सा भी नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अभी ये सीरीज में है, यहाँ से यहाँ तक जो सीरीज है उसके अंदर बैठ रहा है ये नंबर। तो अब जाके मैं डिटेल्स डाल के पीओ को सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपको मैन्युअली नंबर डालना है और वो नंबर बनेगा। तो दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल का डिफरेंस। ओके, अब बताओ मुझे ये यहाँ तक समझ में आया क्या? हम्म, गुड क्वेश्चन। अभी क्या होता है, इंटरनल तो क्या है, जो बंदा आके एसएपी में पीआर बना रहा है वो उसको तो क्या, वो यहाँ पे मैं आ गया और पीआर का नंबर, ये मटेरियल वगैरह डाल दिया, सेव किया। मुझे क्या लेना देना है कौन सा भी नंबर बने, तो इंटरनल नंबर चलता है यूजुअली। जो लोग एसएपी के स्क्रीन पे आके पीआर बनाते हैं उनके लिए इंटरनल चलता है। अभी क्या होता है, सिस्टम इंटीग्रेशन होता है। मतलब मेरा और एक सिस्टम है एसएपी के ऊपर, तो यूजर्स एसएपी में
एंट्री नहीं कर रहे एक्चुअली, यूजर किसी और सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। तो यूजुअली ये कहाँ पे होता है? तो समझो कुछ इसके एक तो मेन रीजन ये है कि लोग क्या करते हैं या कंपनीज क्या करती है। अभी मेरा एक पीछे एक क्लाइंट था, तो उनके ना 11,000 स्टोर्स थे। हर स्टोर में 5-5 यूजर आईडी लगेंगे एसएपी के, समझो। एसएपी के एक यूजर आईडी का कॉस्ट ईयरली 50,000 से 1 लाख के बीच में आता है। ईयरली पे करना है आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी इनका समझो 10,000 स्टोर से इनटू 5 यूजर आईडी पर स्टोर अगर करते हो तो 50,000 तो यहाँ पे हो जाएंगे, प्लस वेयर हाउस आईटी टीम ये वो करके 60,000 हो जाएंगे। 60,000 इंटू मिनिमम कॉस्ट पकड़ो 50,000, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग और एक सिस्टम बनाते हैं एसएपी के ऊपर, जहां पे आपकी एंट्री आप करोगे। तो ये नहीं नहीं नहीं, अरीबा, अरीबा अरीबा का भी हर यूजर का कॉस्ट है। अरीबा इज इन विद इन एसएपी। ओके, अरीबा इज विद इन एसएपी, तो एसएपी के लाइसेंसिंग अरीबा के लिए भी सिमिलर है। ओके, कॉस्टिंग ऊपर ज्यादा होगी, में भी ज्यादा होगी उसकी थोड़ी सी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कोडेड कस्टम सिस्टम बनाते हैं इसके ऊपर। और वहां पे क्या करते हैं, वहां पे 50,000 यूजर आईडी उसमें बनाते हैं। तो उसमें तो कितने भी यूजर आईडी बनाओ तो फ्री है, खुद का ही है। तो उसमें 50,000 यूजर आईडी बनाते हैं, और वहां पे पीआर क्रिएट करेगा एक यूजर। तो सिस्टम क्या करेगा, वहां से वो जो पीआर बना है फर्स्ट, समझो X1 यूजर का, तो वो पेलोड से एसएपी पे लाते हैं, और एसएपी का एक ही यूजर आईडी यूज करते हैं। तो पेलोड से एसएपी में लाके एसएपी पे पोस्ट करेंगे। तो 50,000 यूजर्स के पीछे मेरा एक या ज्यादा से ज्यादा 100 यूजर आईडी लगेंगे। ओके, तो वो 100 यूजर आईडी क्या करेंगे वो लोग, वो हर बंदा जब भी पीआर बनाएगा, वो पेलोड से फ्लो होके आएगा और एसएपी में पोस्ट होगा। और वो टाइम पे क्या होता है, एसएपी का सीक्वेंस, देखो जब उसने वहां पे पीआर सेव किया तो उसको तो नंबर मिलना चाहिए ना कुछ तो वो नंबर बनेगा पहले। तो वो नंबर बनने के बाद वो एसएपी में आके पोस्ट होगा, समझे? तो ये होता है, तो वो नंबर यहाँ पे आके यहाँ पे डालता है सिस्टम खुद से, और फिर वो पीआर सेव करता है विथ ऑल द डिटेल्स फ्रॉम व्हाट ही हैज क्रिएटेड इन अनदर सिस्टम। तो ये सिस्टम इंटीग्रेशन है, दो सिस्टम्स का इंटीग्रेशन। तो दिस एक्सटर्नल आया ना, अभी अभी मैंने दूसरे सिस्टम से नंबर लेके आया हूं मैं, और वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो एक्सटर्नल है। मतलब एक्सटर्नल सिस्टम से जो नंबर आता है दैट इज एक्सटर्नल नंबर रेंज। लेकिन आपको एक इंटरवल डिफाइन करना पड़ता है कि इसके बीच में नंबर आएगा। तो आपको वो दूसरी सिस्टम में उसमें भी डालना पड़ेगा, जो भी पीआर बनेगा वो ये और ये नंबर के बीच में बनना चाहिए, एसएपी के साथ नंबर इन सिंक करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड दैट्स इट। तो जो एसएपी में डायरेक्टली बनाते हैं वो ये नंबर नहीं डालते, वो एसएपी खुद बना देता है इंटरनल नंबरिंग से। लेकिन अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो वो नंबर यहाँ पे डाला जाता है और फिर बनता है। अभी ये वाला सबको समझ में आया क्या गाइस? पहले पेलोड बताता हूँ। पेलोड क्या होता है ना, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको डेटा लेके जाना है। अभी जो एसओए, सिस्टम ऑफ एग्रीगेशन, ऐसे सिस्टम का नाम है, और एसएपी। अभी ये जो है, तो ये एसएपी खुद कंपनी है, तो हम तो एसएपी अभी सीख रहे हैं। और ये सिस्टम है ना, किसी कंपनी ने, समझो टाटा ने, टाटा टेक्नोलॉजीज ने ये सिस्टम बनाया एक क्लाइंट के लिए, ये वाला सिस्टम एसओए करके। तो एसओए में 50,000 यूजर्स हैं। ओके, अभी एसओए में क्या होता है ना, अभी हम यहाँ पे एसएपी में पीआर बना रहे हैं, लेकिन
होता ऐसे कि कुछ कंपनीज इसका जो कॉस्ट आएगा, अभी 50,000 पर यूजर कॉस्ट है और मेरे पास 50,000 यूजर्स है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कॉस्ट कितना आता है देखो, ये मतलब गिन लो जो भी आता है। लेकिन अभी अगर मैंने और एक सिस्टम एसएपी के ऊपर बनाया, उसमें अगर मैंने मैंने खुद बनाया कोड करके, खुद इन द सेंस किसी कंपनी को हायर किया और एक सिस्टम बनाया जिसमें मैंने 50 था, अभी वो मेरा खुद का सिस्टम हुआ ना प्रोप्राइटरी, मतलब मैंने रिक्वायरमेंट दिया बना, तो उसमें पर यूजर कॉस्ट नहीं लगेगा मुझे। ओके, तो पर यूजर कॉस्ट नहीं लगेगा तो 50,000 यूजर्स का कॉस्ट कितना हुआ, जीरो हुआ। जीरो कॉस्ट में बने मेरे 50,000 यूजर्स। अभी लोग क्या करते हैं, एसओए से, मतलब ये एक अलग सिस्टम है, एसओए से एसएपी में डेटा लाना है तो एसओए में पीआर बनाते हैं। तो ये पीआर बनने के बाद में पीआर कैसे बनता है, अभी पीआर बना, मैं समझो एसओए में काम कर रहा हूँ, मेरा अलग इंटरफेस है, फ्यूरी भी नहीं है, जीयूआई भी नहीं है, मेरा अलग ही सिस्टम है, मुझे मालूम भी नहीं पीछे एसएपी है, लेकिन पीआर में पीआर बना रहा हूं, तो पीआर जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक नंबर जनरेट होगा, समझो ये नंबर जनरेट हुआ 91000001। तो इस सिस्टम में नंबर जनरेट हुआ है लेकिन एसएपी में अभी नहीं हुआ है। तो एसओए से एसएपी में डेटा लाना पड़ेगा। पीआर में जो एसएपी में जो डिटेल्स लगते हैं मटेरियल वगैरह, वही डिटेल्स मैंने एसओए में पीआर बनाते वक्त डाला है। अभी यहां से डेटा एसएपी में लाना है क्योंकि वो पूरा अलग सिस्टम है, तो वहां से यहाँ डेटा लाने के लिए एपीआईज होते हैं। तो एपीआई एक अलग कंसेप्ट है, तो पेलोड ही समझ लो, पेलोड मतलब वहां का डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो पेलोड से मैं इसमें जो डेटा है पीआर में विथ द पीआर नंबर वो एसएपी में लेके आता हूँ और एसएपी में उसका पोस्टिंग करता हूँ। तो एसएपी में जब पोस्टिंग करता हूँ तो यहाँ का जो पीआर नंबर था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो वो कहाँ पे करता हूँ, इस फील्ड में मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और बाकी डिटेल्स पेलोड में आते हैं, मटेरियल वगैरह जो भी लगता है, और सेव कर देता हूँ। तो क्या होता है, जो एसओए में एक पीआर बना था वो सेम पीआर एसएपी में भी बन जाता है। पेलोड समझ में आ गया भाग्येश? मतलब कंसेप्ट समझो इसका। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कंसेप्ट समझो इसका, डिटेल में कुछ समझने का वो सब टेक्निकल चीज है, वो अपना नहीं है, कोडिंग वालों का चीज है। ओके, तो ये आ गया। तो अभी ये क्या बना, एक्सटर्नल नंबर रेंज, मतलब एसएपी खुद से नहीं बनाया, एसएपी में कहीं से आया है ये नंबर रेंज, इसलिए ये एक्सटर्नल नंबर रेंज। अभी इंटरनल नंबर रेंज क्या होता है, तो वो ये वाला होता है कि अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे पीआर बना रहा हूँ, सब डेटा डाल के मैंने अगर सेव किया एसएपी में ही, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनल नंबर रेंज। मतलब यूज केस बताया मैंने कि एक्सटर्नल कब यूज होता है। ओके, अभी ये एक्सटर्नल का यूज समझ गए कि एक कोई सिस्टम है वहां से डेटा आ रहा है तो बन रहा है एसएपी में, तो ये उसका एक वन ऑफ द यूज है। अभी क्या होता है कि अभी जो बताऊंगा मैं वो बहुत रियरली होता है कि कोई यूजर आके खुद से नंबर डालेगा यहाँ पे मैन्युअली और सेव करेगा, लेकिन इसके चांसेस मतलब आज तक मैंने किसी भी कंपनी में ऐसा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि दैट इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग इट। ओके, तो अगर एसएपी में पीआर बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनाने का ऑप्शन है डायरेक्ट एसएपी में भी, मैं यहाँ पे मैन्युअली आके डाल के बना सकता हूँ, लेकिन वो कोई करता नहीं है, सब ये सीरीज फॉलो करते हैं। और जब कोई एक्सटर्नल सिस्टम से डेटा आ रहा है तो यूजुअली एक्सटर्नल नंबर रेंज यूज होता है। ठीक है, ये वाला, हाँ ये ऑटोमेटिक आ गया। राइट राइट राइट, हम लोग बना के देखेंगे वो भी। ओके, अभी जो नंबर रेंज असाइन करेंगे वो होने के बाद में हम लोग एक बार, ठीक है। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी
ये यहाँ पे मुझे डालना है इंटरनल नंबर रेंज और यहाँ पे मुझे डालना है एक्सटर्नल नंबर रेंज। अभी मैं बैक जाता हूँ। अभी ये डिफाइन किया मैंने, अभी नंबर रेंज है नहीं मेरे पास, मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो मुझे नंबर रेंज पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो नंबर रेंज के लिए डिफाइन नंबर रेंज फॉर परचेस रिक्विजिशन, यहाँ पे आऊंगा मैं। अभी यहाँ पे जो इंटरवल्स है वो देखूंगा मैं, तो ये इंटरवल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं मेरा खुद का एक इंटरवल बनाऊंगा। ओके, इसको तो पहले मैं छोटा करता हूँ। ओके, और अभी मैं अभी खुद का इंटरवल बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा। तो मैं क्या, जेड एस मतलब सर्विस, इस अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक कुछ भी नंबरिंग डाल सकते हो यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मैं नंबर रेंज डालूंगा। तो अभी नंबर रेंज में मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, ओके, हाँ, नंबर रेंज अभी जेड एस मैंने जो बनाया है, तो यहाँ पे मुझे अभी और नंबर रेंज डालना है। तो मैं ये उठा के यहाँ पे डालता हूँ और ये 0 0 0 0 करता हूँ। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 1 1 डालते हैं, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 0 0 0 0। फिर ये उठा के मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ, फिर 1 1, अभी 1 9 9 9 9 9 करता हूँ। ठीक है, और एक 9। तो ये हो गया मेरा इंटरनल नंबर रेंज। अब इंटरनल कैसे डिफाइन होता है, ये एक्सटर्नल का चेक बॉक्स नहीं है, मतलब इंटरनल है। ये हो गया मेरा। अभी मैं और एक ऐड करता हूँ, और ऐड करूंगा तो ओके, Z1 करता हूँ अभी। तो अभी मैं यहाँ पे करूंगा 9, स्टार्टिंग में 9 बनाता हूँ, और ये करूंगा यहाँ पे 9। ओके, और इसको एक्सटर्नल चेक बॉक्स करूंगा। तो अभी ZS इंटरनल है, Z1 एक्सटर्नल है। इसको सेव किया, बैक आया, बैक आया। अब मैं जाऊंगा फिर से मेरे उसी जगह पर, यहाँ पे आया, ये थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। अभी इंटरनल मैंने क्या बनाया था, ZS। अभी यहाँ पे जाके भी ढूंढ सकते हो, ये देखो ZS इंटरनल। और यहाँ पे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मैंने क्या बनाया था, Z1। ये बनाया, सेव किया। ओके, अब आ जाओ, इसका सिर्फ मुझे ना 1 मिनट ये निकालना पड़ेगा। इसमें मैं निकालना नहीं, दो ऑप्शंस डालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सर्विस का पीआर वगैरह अभी नहीं बनाएंगे हम लोग। तो इसमें मैं और एक पीआर स्टैंडर्ड वाला भी ले लेता हूँ, सो दैट वी कैन क्रिएट। हाँ, तो अब मैं आता हूँ पीआर बनाने के लिए। ठीक है, /n/me51n। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये वाला सिलेक्ट करूंगा, फिर इसके बाद में मैं मेरा मटेरियल सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, एंटर किया। अभी यहाँ पे क्वांटिटी डाला मैंने, जो जो एक एक चीज पूछ रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ। 1710 मेरा प्लांट है, सब डाल दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी इसका नंबर क्या आया देखो, ये आया ये वाला नंबर। एक बार कॉन्फ़िग में जाता हूँ मैं, नंबर रेंज, इंटरवल्स, ये वाला जो इंटरनल नंबर रेंज है वो ये वाला आ गया, पहला वाला नंबर बन गया। ये देखो यहाँ पे बन गया पहला नंबर। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये समझ गए इंटरनल वाला। अब मैं एक एक्सटर्नल वाला भी दिखाता हूँ, न्यू, यहाँ पे आया, ये किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा दूसरा नंबर रेंज है ये लेता हूं मैं, और ये वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 99। ओके, अब मैं यहाँ पे मटेरियल्स में जाऊंगा, क्लिक क्लिक क्लिक, मटेरियल सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाल दिया, प्लान डाल दिया। ओके, अब देखो, ओके, सिस्टम ने, मैं सेव कर दूं अगर, तो सिस्टम ने ये भी सेव कर लिया। तो अब क्या हो गया, मैंने मैन्युअली डाला था,
तो सिस्टम ने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहां तक समझ गए अभी एक्सटर्नल इंटरनल का क्या सीन है? हाँ मैंने लिया ना, एक्सटर्नल है ना, वो एक्सटर्नल है, तो मैंने क्या किया, रैंडमली जो भी मुझे चाहिए वो ले लिया। हाँ ओके। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये इंटरवल से ये टोटल नंबर रेंज में कौन सा भी नंबर डालो चल जाएगा। ओके। अब मैं जाता हूं फिर से ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, अब इसमें से मैं ये एक्सटर्नल वाला जो है ना वो हटा देता हूं। ये तो चलो इंटरनल हटा देता हूं पहले। इंटरनल हटाया, सेव करता हूं, सेव किया। अब मैं जाता हूं पीआर बनाने के लिए, ME51N। अभी मैंने इंटरनल नंबर रेंज डॉक्यूमेंट टाइप से हटा दिया है। ओके। अभी देखो नीचे क्या लिख के आया, इंटरनल नंबर असाइनमेंट नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब रुको, अभी सिस्टम क्या करेगा, आपको इंटरनल नंबर रेंज नहीं है इसका, तो आपको एरर तो अभी आ गया, तो आपको पीओ बनाने ही नहीं देगा वो अभी। मतलब दैट इज द वे इट शोज। ये देखो इंटरनल नंबर असाइनमेंट नॉट डिफाइंड, तो आप नहीं बना सकते हो, यहाँ पे देखो एरर है। तो अभी आपका सेव नहीं होगा, जब रेड आता है तब आपका सेव नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने अगेन एक रैंडम नंबर ले लिया और मैंने सेव किया, तो देखो सेव हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्सटर्नल नंबर रेंज का मेरा नंबर असाइंड है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, ये लेता हूँ और ये हटा देता हूँ। अब मैं जाऊंगा बनाने के लिए और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कुछ नंबर, तो पहले तो एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट नॉट डिफाइंड, तो सिस्टम अभी नहीं, ऐसे नहीं बनाने देगा। सिस्टम अभी आप डायरेक्ट बनाओगे क्योंकि इंटरनल नंबर रेंज है, तो अभी आप अगर आप डायरेक्ट मटेरियल डालोगे तो सिस्टम आपको बनाने देगा। ये देखो आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनल नंबर रेंज है, तो आपका पीआर बन गया ये वाला। तो अब बताओ ये क्लियर हो गया सबको, नंबर रेंज वाला सीन, क्योंकि ये सब जगह पर सेम है सीन। बताओ। ओके ग्रेट। और किसी को क्वेरी? नहीं नहीं मैंने लिया ही नहीं ना। वो लिया, हाँ वो। यस यस। और किसी को डाउट? नंबर रेंज अलग है क्या उसका? एक मिनट देखते हैं। ये वाला ना, अरे ये एक्चुअली क्या हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट टाइप चेंज नहीं किया, इसलिए वो अलग सीरीज है ना, इसकी सीरीज अलग है। ये जो एनबी है, हाँ एनबी की सीरीज ये है 01, तो 01 के लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 01 की सीरीज है ये वाली, ऐसे। हाँ मैं जल्दी जल्दी में मैंने वो डॉक्यूमेंट टाइप देखा नहीं। ओके। तो अभी हर मतलब पीओ में भी सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पाथ अलग है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। नहीं नहीं वो तो हमने डिफाइन किया ना, प्लांट नए थोड़ी बनते, हमने जो बनाया था एक प्लांट वही रहता है। सिर्फ पीआर, देखो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एक होता है ट्रांजैक्शनल डेटा, जो कि पीआर पीओ है, जो आप बनाते हो और बनता है। दूसरा होता है मास्टर डेटा,
जो वन टाइम बनता है, हर बार उसका अलग नंबर नहीं आता कौन सा है मटेरियल। अब ये इनपुट वन वाटर है जो ये मटेरियल बनाया, तो इस डिस्क्रिप्शन का या इस चीज के लिए, नहीं तो समझो आपका माउस है, ओके, माउस को अगर हम आपने RMP 1001 ऐसे डिफाइन कर दिया सिस्टम में, तो हर बार अलग नंबर नहीं बनेगा, तो वो एक ही नंबर है, दैट इज मास्टर डेटा। मास्टर डेटा विल बी वन फॉर यूनिक, यूनिक, यूनिक बोल सकते हैं। ट्रांजेक्शनल डेटा इज PO, मतलब क्या, हर बार बनाओगे अलग अलग नंबर बनते जाएगा, दिस इज ट्रांजेक्शनल डेटा। अभी ये वाला जो है डॉक्यूमेंट टाइप, ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग PO में है, बाकी का अभी ध्यान में मत लो, PR और PO, PR का जो है वो सेम PO में भी है, ओके। अब आते, और एक सब्जेक्ट है अपने पास इसमें, जो कि है फील्ड सिलेक्शन। अभी फील्ड सिलेक्शन में मैंने NB लिया है। फील्ड सिलेक्शन क्या करता है, इस PR में कौन से फील्ड्स मैंडेटरी चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले मतलब नॉन एडिटेबल चाहिए, ये सब यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अभी देखो, ये ZRSR में हम लोग आगे, अभी यहाँ पे मैं एक मटेरियल लेता हूँ, ये वाला मटेरियल लिया मैंने, क्वांटिटी डाल दिया, 1710 प्लान डाल दिया। अब ये एडिटेबल दिख रहा है ना आपको, ये शॉर्ट टेक्स्ट, तो बहुत सारी कंपनीज का रिक्वायरमेंट होता है कि ये शॉर्ट टेक्स्ट नॉन एडिटेबल कर दो, क्योंकि कोई आके यहाँ पे अगर चेंज कर दे तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कि मटेरियल था कौन सा। मतलब मास्टर डेटा में तो ओरिजिनल वाला ही यही रहेगा, लेकिन PR और PO वाले को पता नहीं चलेगा भाई ये चेंज करके इसने क्यों किया, क्या किया, ये सारे सवाल आते। तो उस केस में यहाँ पे क्या किया जाता है, ये NBB, ये जो है फील्ड सिलेक्शन मतलब फील्ड, ये जो फील्ड्स है इसके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो NBB या ZB बनता है, लेकिन अभी के लिए NBB है। तो NBB डिफाइन करता है, तो मैं जाता हूँ अभी यहाँ पे, अभी इसका है ये वाला डिफाइन स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट लेवल। अभी यहाँ पे जो NBB वहां पे डाला है वो NBB यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ओके। इसको अंदर जाओ, अभी देखो बेसिक डेटा, अभी ये सब डेटाज में इसको डिवाइड किया है SAP ने, तो बेसिक डेटा में जाओगे तो इतने सारे फील्ड है। तो ये इसमें से अभी हमारा फील्ड कौन सा था, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ये रिक्वायर्ड नहीं, हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ओके, ये हो गया। और कुछ फील्ड्स को अगर चेंज करना है यहाँ से, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी आपको डालना ही पड़ेगा, ऑप्शनल मतलब डालो ना डालो, खुला छोड़ दो चल जाएगा, और डिस्प्ले मतलब आप कुछ डाल नहीं सकते वहां पे, दैट विल ओनली डिस्प्ले, ओके। तो अभी मैं बैक आता हूं, अगर मैं दूसरा सप्लाइंग प्लान में जाऊं तो यहाँ पे अलग खुलेगा। अभी देखो, अगर ये एक ऑप्शन है कि बैक आओ, फिर से इस पे क्लिक करो, ये वाला एक ऑप्शन है इधर का, बैक आओ और ये करो, ये वाला एक ऑप्शन है, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं अंदर गया, सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आगे, 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 तो भी वो सिलेक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट ही होने वाला है इसका, ओके। तो ये तरीका है, ओके। अभी मैंने उसको मैंडेटरी किया है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, /n/me51n, और अभी Z इस पे आया मैं, अभी यहाँ पे मैं मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी, एक मिनट,
सेव नहीं किया था उसको। स्लैश एन एम 51 एन स्लैश एन एम 51 एन डॉक्यूमेंट टाइप मटेरियल क्वांटिटी 1710 ये डाल दिया। अब देखो ये नॉन एडिटेबल है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये तरीके से आप पीआर के बहुत सारे फील्ड्स है, ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, तो आप उसको जाके चेंज कर सकते हो। इस पे नीचे भी कुछ फील्ड हो सकते हैं, तो पेज डाउन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सप्लाइंग प्लांट है, ये क्वांटिटी है। अभी कुछ फील्ड्स होते हैं जो मैंडेटरी करो ना करो मैंडेटरी रहता है। वो कौन से प्लांट, ये मैंडेटरी रहता है। अभी स्टोरेज लोकेशन मैंडेटरी रहता नहीं है, आप कर सकते हो। ओके, फिर क्वांटिटी मत करो मैंडेटरी, वो मैंडेटरी है ना, तो पीआर बनेगा ही नहीं। मटेरियल, ओके, मटेरियल भी मैंडेटरी है, केस टू केस डिफर करता है, लेकिन इस टाइप ऑफ पीआर के लिए वो मैंडेटरी है। तो ऐसे आप मल्टीपल फील्ड्स है, टैक्स कोड है फिर ये परचेस रिक्वेशन, मतलब मल्टीपल फील्ड्स है, इसको आप कर सकते हो मैंडेटरी। तो ये फील्ड सिलेक्शन। ओके, इस पे कुछ डाउट? हाँ, नहीं 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 नहीं, एनबीबी तो एक टाइप, मतलब एसएपी ने उसको नॉमेनक्लेचर दिया है। मतलब अभी देखो, एसएपी ने क्या किया ना, उसको मीडिएटर बनाया। ओके, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन, वो टी कोड वगैरह नहीं है। मीडिएटर कैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप के इसमें आप आते हो, और यहाँ पे आप जब डालते हो ये वाला फील्ड सिलेक्शन, तो फील्ड सिलेक्शन में एनबीबी है, और फील्ड सिल इसका दूसरा कहाँ पे है, मतलब कोरिलेट करने के लिए सिस्टम में, तो यहाँ पे एक एनबीबी है, तो ये एनबीबी में जो डालोगे वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा ऐसे। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद का भी बना सकते हो, जेड एनबीबी। मैंने उसको कॉपी किया, अभी वाले को जेड एनबीबी बनाया। ओके, ये बनाया। अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा कुछ और फील्ड्स है, वो मैंडेटरी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद में अभी इसमें क्या है मेरा, ये वाला मैंडेटरी है, मटेरियल मटेरियल डिस्क्रिप्शन नॉन एडिटेबल है। अभी मैं ये जेड एनबीबी बनाया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एनबीबी है उससे हटा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड है, ऐसे भी स्टैंडर्ड है, तो इसमें मैं ऑप्शनली रखता हूँ। ओके, अब क्या हुआ, अब मैंने और एक मेरा खुद का बनाया, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और जो मेरा Z है, उस Z के लिए यहाँ पे ZNBB डालूंगा। तो ये जो मैंने अभी बनाया तो यहाँ पे डाल दिया और सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन नॉन एडिटेबल है वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, क्योंकि ये इस डॉक्यूमेंट टाइप के आगे लगाया मैंने। अभी एनबीबी के आगे, एनबी के आगे आगे एनबीबी लगाया, इसमें डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है। तो अब ये डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करोगे तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन एडिटेबल है, और इसमें नॉन एडिटेबल है। गाइस बाकी लोग, क्या होता है क्लाइंट का, देखो ऐसे एनबीबी जो था ना, ये वाला एनबीबी, ये एसएपी का है, ये वाला एसएपी स्टैंडर्ड है। तो एसएपी ने एक सेट ऑफ बना के दिया है। अभी क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें नॉन एडिटेबल चाहिए। ओके, तो फिर हमें करना पड़ता है। कभी क्लाइंट बोलेगा स्टोरेज लोकेशन मैंडेटरी चाहिए, तो हमें करना पड़ता है। ओके, तो क्लाइंट, और किसका कुछ क्वेश्चन? हम्म हम्म, किसका किसका, नीचे वाला आइटम मतलब इसमें, ये वाला डिलीवरी एड्रेस में?
इसका बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये कर सकते हो ना। प्राइस यहाँ पे ना, वैल्यूएशन में यहाँ पे प्राइस, वैल्यूएशन प्राइस यही वाला ना। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक मिनट, चलो देखते हैं अपन जाके वहीं पे। जेड एंड में होता है यूजुअली। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस, इसमें आया मैं। और ये प्राइस एंड यूनिट प्राइस ये ऑप्शनल है, इसको मैंने मैंडेटरी किया। बैक बैक गया और ये मैंने ये किया। अब मैं अगर पीआर बनाने जाता हूँ, स्लैश एन एम ई 51N, और मैं अभी ये सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा मटेरियल डालता हूँ, ये डाल दिया, 1710 किया। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस आया है। सॉरी, मैंने वो डिस्प्ले किया था। ओके, हमने अभी क्या किया, इसको डिस्प्ले किया। ओके, तो डिस्प्ले की जगह पे, सॉरी कहाँ पे गया, हाँ, ये डिस्प्ले की जगह पे रिक्वायर्ड एंट्री करना था। सॉरी, माय मिस्टेक। तो अभी डिस्प्ले हो गया, देखो अभी वो मैंडेटरी भी हो जाएगा। नए इसमें करना पड़ेगा उसको, मतलब नया पीआर देखने जाएंगे तब दिखेगा वो। अभी यहाँ पे जाओगे तो ये हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पे वो मैंडेटरी का सिंबल, चलो ये अभी हटा दिया। अभी इसको चेक करता हूँ, ये देखो एंटर वैल्यूएशन प्राइस एरर आ गया। ओके, तो अभी वो मैंडेटरी हो गया। ओके, और बताओ, इसका कुछ डाउट और? अभी देखो, हमारा जो अभी तक हुआ हमने किया ना, तो स्लो होता है। ओके, तो अभी हम पीआर तक आए अपन। तो अभी पीआर, कोटेशन, ऑर्डर, जीआर, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ तक, इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट तक हमारा थोड़ा स्लो चलेगा। स्लो मतलब मे बी दो दो सेशंस एक्सपेक्ट कर लो हर एक के लिए, कभी दो कभी तीन। क्यों? क्योंकि ये बेस है, बेस, ये एकदम बेस है, तो इसमें हमें ज्यादा टाइम देते हैं हम अभी। अभी उसके बाद में ये जो सीखा है वो यहाँ पे यूज करते हैं इसमें। ये डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट है, अभी उसमें हम सब वो जो हमने सीखा है वही यूज करने वाले। पीआर बनाएंगे, पीओ बनाएंगे, आरएफक्यू बनाएंगे, यही सब बनाएंगे। तो अभी स्लो चलेगा, क्योंकि आपको भी समझना है, आपके पेस से आपको कितना समझ रहा है उसके ऊपर मैं ले रहा हूँ। लेने के लिए पीआर में एक दिन में भी खत्म कर सकता था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमने 3 सेशंस लिए इसके लिए। क्यों? एकदम क्लियर समझो और प्रैक्टिस करो। 3 सेशन क्यों लिए? तो आप प्रैक्टिस कर पाए हर सेशन के बाद में, डेली आधा पौन घंटा 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है।